तो आज की जो हमारी क्लास है वो है इंडिया म्यांमार के रिलेशन को लेकर के। इंडिया म्यांमार के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे रहे हैं और कैसे रिलेशंस को हमने डेवलप किया है, उन सब चीज़ों को पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो म्यांमार के राष्ट्रपति जो हैं 26 फरवरी 2020 को जो भारत की यात्रा पे आए थे, यूविन मिनिट यूविन मिनिट इनका नाम है। 26 फरवरी 2020 को ये भारत में आए थे। ठीक है, ये लास्ट यात्रा थी भारत और म्यांमार के बीच में रिलेशंस की। इसके बाद भारत म्यांमार जो रिलेशन है वो हम जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, क्योंकि दोबारा से वहाँ पे जो है वो मिलिट्री शासन आ गया है, यानी कि वहाँ पे जुंटा शासन जो है वो वहाँ पे लागू हो गया है। तो इस यात्रा से जो है भारत और म्यांमार के बीच जो है वो कुल मिलाकर के, जब ये यूविन मिनिट जो आए थे भारत के अंदर, जो 10 समझौते होते हैं भारत और म्यांमार के बीच में। ये सबसे प्राइमरी चीज़ है कि भारत और म्यांमार के बीच में 10 समझौते हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से हुए हैं, किन फील्ड को लेकर के हुए, उनकी बात करते हैं। पहली चीज़ तो हुई है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, ठीक है, यानी कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के। दूसरा हुआ बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, यानी कि जो आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए। फिर हुए हेल्थ को लेकर के कई समझौते हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के कई समझौते हुए हैं, कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के लिए कई समझौते हुए हैं। फिर जैसे है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, यानी कि बाघ सुरक्षा के लिए ये कई समझौते हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर के 10 समझौते हुए हैं इस तरह के। ठीक है, तो ये भारत और म्यांमार के बीच में जो समझौते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। म्यांमार को जब हम देखते हैं तो ये पहली चीज तो ये कि दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। इस पे आने से पहले एक बार मैप पे आ जाते हैं। आपको दिख रहा है ये इंडिया है, ठीक है, आप इंडिया को देख ही पा रहे हैं। ये इंडिया बनते बनते यहाँ पे ऐसे जाता है ये, ठीक है, ये बीच में म्यांमार, इधर बांग्लादेश रह गया। अब ये जो बाउंड्री लगती है ना इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की, ये बाउंड्री अब म्यांमार से लगती है ऊपर से अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है। कुल मिलाकर के 4 स्टेट इंडिया के जो हैं, नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट जो हैं वो म्यांमार से लगते हैं। ये म्यांमार है, यहाँ पे जो है ये सारा का सारा म्यांमार है। ठीक है, और इसमें से निकलने वाली ये नदियाँ हैं। ठीक है, ये चिदविन नदी है, ठीक है, ये सालविन नदी है, और ये जो है ये इरावती नदी है, एक नदी जो है। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलता है, सितवे कलादान प्रोजेक्ट। ये बंदरगाह, ये पेपर में आता है। ये प्रोजेक्ट किसका है, ये म्यांमार का, और इसको बना कौन रहा है, भारत। इंडिया इसको प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो ये जो सितवे कलादान प्रोजेक्ट है, जो ये यहाँ पे इंडिया ने क्रिएट किया, ये एक ट्रीटी है इंडिया की और म्यांमार के बीच में, इसको तैयार करने के लिए। म्यांमार का जो ये एरिया है, जो ये नॉर्थ ईस्ट से लगता है, ये वाला एरिया जो है, ये सारा का सारा जो है ये पहाड़ी एरिया है। ठीक है, इस पहाड़ी एरिया के अंदर जो है एक अराकानथोया नाम की जाति रहती है। ठीक है, ये यहाँ पे रहते हैं। तो सबसे बड़ी एक और टॉपिक था इसके अंदर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी टॉपिक था जो समझौते में आता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है उसको लेकर के भी एक टॉपिक, ठीक है, वो। तो म्यांमार जो है, म्यांमार से आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये शुरू हो जाता है आसियान कंट्रीज वाला एरिया। म्यांमार भी आसियान कंट्रीज में आता है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये आसियान कंट्रीज का एरिया शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, म्यांमार जहाँ से शुरू होता है वहीं से हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये जैसे लाओस है, लाओस एक देश है, ये थाईलैंड एक देश है, ये वियतनाम एक देश है, ये कंबोडिया एक देश है, ये मलेशिया एक देश है, ये सिंगापुर एक देश है। फिर जैसे यहाँ नीचे आके एक ब्रुनेई एक देश आ जाएगा। ठीक है, ये इसी तरीके से ये देश हैं जो इसके अंदर आते हैं, आसियान कंट्रीज के अंदर जो है वो सारे आते हैं। और इनके आगे शुरू हो जाता है साउथ चाइना सी, जिसके ऊपर जो है लाओस, थाईलैंड, मतलब कि वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये जो है यहाँ पे अपनी सॉवरेनिटी का जिक्र करते हैं। इनकी सॉवरेनिटी है कि ये जो सी है साउथ चाइना सी, यानी कि इधर चाइना है, ये सारा का सारा चाइना है इधर, तो ये चाइना के साउथ का सी है। ठीक है, यहाँ पे ये जितना भी एरिया है ये साउथ चाइना सी है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया का ये देश है। ठीक है, दक्षिण में, यानी कि ये एरिया दक्षिण है। जैसे आप देखते हैं ना मैप को, वर्ल्ड के मैप को, जैसे मान लीजिए कि ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, इसमें खींचिए, ये एक लाइन ये खींच दी आपने, एक लाइन ये खींच दी, तो
ये तो हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट। तो जो ये जो देश है म्यांमार जो है, ये म्यांमार जो है वो यहाँ पड़ता है लगभग इस जगह पे, इस जगह पे। तो इस जगह पे पड़ने का मतलब है कि एक तो ये आ गया दक्षिण वाले इस भाग में, और दूसरा आ गया मतलब नॉर्थ में तो इधर इधर होता तो नॉर्थ में होता, इधर आया तो दक्षिण वाले भाग में, और इधर आ गया तो इधर होता, इस साइड में होता तो ये होता वेस्ट में, और इस तरफ आया तो ये हो गया ईस्ट में। ठीक है, तो ये पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक है, यानी कि इस एरिया के अंदर ये देश है, ये वाला जो एरिया बचता है दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक है, इस एरिया के अंदर ये देश है वर्ल्ड के मैप पे। तो म्यांमार को जो है, म्यांमार को जो आसियान का गेट कहा जाता है, यानी कि आसियान जहाँ से, आसियान कंट्रीज जो है वो शुरू होती है म्यांमार से। ठीक है, तो भारत के लिए आसियान का जो गेट, दरवाजा जो खुलता है वो खुलता है म्यांमार से। तो इसीलिए जो है म्यांमार भारत के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और इंडो चाइना प्रायद्वीप पर स्थित देश है इंडो चाइना, यानी कि इधर से तो चाइनीज टेरिटरी बढ़ती है। ठीक है, यानी कि इधर चाइना है, ये इसके ऊपर जो है ये चाइना इधर आता है, इधर से जो है ये इंडिया है, तो इंडो चाइना हो गया ये, यहाँ पे प्रायद्वीप है, यानी कि इसके इधर पानी है। ठीक है, इस साइड में जो है ये पानी है, प्रायद्वीप है। तो ये म्यांमार का मैप जो आप देख रहे हैं, ये म्यांमार का मैप है, इस तरीके का है म्यांमार। ठीक है, दिखने में जो आप देखेंगे तो इस तरीके का होगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके का ये चाकू टाइप बना रखा है ना। तो ये इस तरीके का एक देश है। हिस्ट्री की अगर हम इसकी बात करें कि ये इसकी हिस्ट्री क्या रही है, भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज करती थी, ठीक है, भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी या ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो थी, तो उस समय पे क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और बर्मा के बीच में, यानी कि म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, तो बर्मा और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दो के बीच में जो है वो लड़ाई होती है, युद्ध होता है। ठीक है, दोनों के बीच में युद्ध होता है। इसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, एंग्लो बर्मा युद्ध बोलते हैं इसको, एंग्लो बर्मा युद्ध। ठीक है, ऐसे ही एंग्लो नेपाल युद्ध, एंग्लो भूटान युद्ध, ऐसे इस तरह के कई सारे युद्ध आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो चाइना सॉरी ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन युद्ध लड़ता था क्योंकि उसको कब्जा करना होता था। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये युद्ध हुआ तो 1824 से 1826 तक ये युद्ध चलता है, इन दोनों के बीच में वॉर चलता है। ठीक है, इसके युद्ध के बाद में जो है कोई भी युद्ध खत्म हुआ हो, ठीक है, भूटान के साथ खत्म हुआ, सिंचुला की संधि हो गई। ठीक है, अब म्यांमार के साथ खत्म हुआ तो मंडाबू की संधि हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि म्यांमार के साथ 1824 से 26 तक युद्ध हुआ, तो इसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है, और जीतने के बाद में एक संधि होती है, मंडाबू की संधि, मंडाबू की संधि। ठीक है, तो मंडाबू की संधि इन दोनों के बीच में होती है, इसी संधि से जो है म्यांमार के ऊपर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। ठीक है, 1824 से 26 के बीच में। उसके बाद जो है हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, म्यांमार फ्री होता है 1948 में, म्यांमार इंग्लैंड से फ्री होता है 1948 में, और उसको जो है म्यांमार को जो वो भारत का हिस्सा बना रखा था इन्होंने। ये जब संधि हुई 1924 से 26 के बीच में, यहाँ पे मंडाबू की संधि के दौरान जो है वो इंडिया को और इनको एक साथ जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो 1948 में जो है ये फ्री हो जाता है, म्यांमार जो है वो आज़ाद होता है। ये भी 1948 में होता है, श्रीलंका जैसे 1948 में हुआ था, ये भी 1948 में जो है ये आज़ाद होता है। इंडिया 1947 में होता है। ठीक है, और साथ में एक और देश था चाइना, चाइना 1949 में फ्री होता है, लेकिन वो इंग्लैंड से फ्री नहीं होता है, वो अपने देश के अंदर ही रेवोल्यूशन होती है उनके, वहाँ पे फ्री होते हैं ये। ठीक है, तो 1935 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का, उसमें क्या किया कि म्यांमार की जो सत्ता है, म्यांमार की जो अथॉरिटी है, उसको भारत से अलग कर दिया गया। देखो अभी तक क्या चल रहा था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल के अंदर बैठता था, वही गवर्नर जनरल म्यांमार का होता था, वही म्यांमार को कंट्रोल करता था। 1935 के एक्ट में ये हुआ कि 1935 के एक्ट के आने के बाद क्या है कि म्यांमार का जो गवर्नर है वो अलग कर दिया गया, भारत का गवर्नर अलग कर दिया गया। तो ये कौन सा एक्ट है? 1935 का एक्ट है, जो इन देशों को, दोनों देशों को अलग अलग कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जो है युद्ध, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आज़ाद हिंद फौज ने जो अपनी लड़ाई लड़ी, जहाँ से शुरू की, वो म्यांमार से शुरू करते हैं लड़ना, और सबसे पहले वो म्यांमार के ऊपर कब्जा करते हैं। यानी कि भारत की आज़ाद हिंद फौज, जिसको सुभाष चंद्र बोस जो है वो लीड कर रहे थे,
तो वहाँ पे क्या है कि आज़ाद हिंद फौज ने सबसे पहले कब्जा किया किसके ऊपर, म्यांमार के ऊपर कब्जा कर लिया था इन्होंने, ठीक है। तो अंग्रेजों को वहाँ से निकाल दिया था एक समय पे। 2017 में क्या हुआ, जब 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो म्यांमार की यात्रा पे गए थे, तो उस समय पे उन्होंने जिक्र किया था सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है, और जो आज़ाद हिंद फौज है उसका भी जिक्र किया गया था उस समय पे। आपको याद रखना प्रधानमंत्री म्यांमार में कब गए थे, 2017 में, ठीक है। और म्यांमार के राष्ट्रपति भारत में कब आए थे, यू विन मिनट, ठीक है, यू विन मिनट जो है वो आए थे 2020 में, ठीक है। ये याद रखने हैं आपको, इनकी यात्राएं याद होती हैं, करनी होती हैं। तो दोनों देशों की आज़ादी के बाद जो है वो दोनों के बीच में जो है एक ट्रीटी होती है। दोनों देश आज़ाद हुए, इंडिया 47 में, ये 48 में। तो दोनों पड़ोसी देश थे, तो दोनों को एक ट्रीटी की जरूरत थी, ठीक है, रिलेशन बनाने के लिए। एक ट्रीटी होती है फ्रेंडशिप ट्रीटी 1951, इंडो बर्मा ट्रीटी, इंडो बर्मा ट्रीटी 1951 में ट्रीटी होती है। नेपाल के साथ कब होती है, 1950 में, भूटान के साथ 1949 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आंग सांग नाम के एक व्यक्ति होते हैं। आंग सांग वाज द नेशनल लीडर ऑफ म्यांमार, यानी कि आंग सांग नाम के एक व्यक्ति थे यहीं पे, जिनका नाम था आंग सांग, और वो एक नेशनल लीडर थे। मतलब किस तरह के लीडर, जैसे भारत में महात्मा गांधी को जो दर्जा प्राप्त है वही दर्जा जो हो आंग सांग को प्राप्त है, ठीक है। इन्हीं को जो फादर ऑफ मॉडर्न म्यांमार भी कहा जाता है, आंग सांग को फादर ऑफ मॉडर्न म्यांमार भी कहा जाता है, ठीक है। तो 1962 के बाद जो है क्या होता है कि यहाँ पे जैसे 1948 में ये आज़ाद हुए, 1948 में आज़ाद होने के बाद यहाँ पे जो है अपनी इनकी सत्ता खुद की बनी, सत्ता लेके आई, डेमोक्रेसी इन्होंने क्रिएट की शुरुआत में। लेकिन 1962 में जो है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो 1962 के बाद जो है वो यहाँ पे क्या होता है कि तानाशाही शासन आ जाता है, डिक्टेटरशिप यहाँ पे खड़ी हो जाती है। और तानाशाही शासन होता है कि यहाँ पे जो शासक है वो तानाशाह होता है उस समय पे। तो 1968 के बाद जो है ये चलता है तानाशाही शासन 1980 तक, और 1980 के दशक में जो है वो यहाँ पे सेना जो है, यहाँ की जो मिलिट्री है वो कब्जा कर लेती है शासन के ऊपर। और इसमें जब शासन आता है तो यहाँ पे जुंटा शासन बोला जाता है। जुंटा शासन जो किस देश में लागू होता है जब मिलिट्री कब्जा कर ले, वो होता है म्यांमार में। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जुंटा शासन जो है वो किस देश की पहचान है, तो वो पहचान है म्यांमार की, ठीक है, 1980 में। तो आप कुल मिलाकर के देख सकते हैं, और ये शासन जो है इनका 1980 से जो है ये 1990 तक चलता है, 1990 तक चलता है, 10 साल लगभग जुंटा शासन रहता है, ठीक है। तो 1962 से 1990 तक ये समझ के चलिए, 1962 से 1990 तक जो है इनके देश के अंदर जो है वो तानाशाही शासन रहा है लगभग 1990 तक। 1962 से 1990 तक जो है वो यहाँ पे लगभग 28 साल तानाशाही डिक्टेटरशिप शासन रहा, जिसमें मिलिट्री का शासन भी आता है, जुंटा शासन जिसे हम कह सकते हैं। जुंटा शासन का मतलब होता है कि सेना का एक ग्रुप जिसके द्वारा शासन किया जाएगा, यानी कि कोई सेना का एक व्यक्ति नहीं, सेना के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, बड़े मिलिट्री ऑफिसर हैं जो, वो मिलकर के शासन करते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, ठीक है, वो यहाँ पे शासन करते हैं। तो 1962 से 1990 तक जो है वो भारत के जो रिलेशन है वो खराब रहते हैं, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री था और यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही थी, ठीक है। तो इंडिया ने के रिलेशन जो वो इनके साथ में ठीक नहीं रहे। पहली बार जब रिलेशन शुरू हुए, ठीक ठाक रिलेशन शुरू हुए, तो 1987 में राजीव गांधी जो हैं वो म्यांमार के लिए जाते हैं, म्यांमार के लिए यात्रा करते हैं, ठीक है। और यहीं से शुरू होती है संबंध सुधारने की शुरुआत, यहीं से इंडिया के जो रिलेशन है उनको ठीक करने की शुरुआत होती है, ठीक है। 1990 में क्या है कि 1990 में म्यांमार में क्या है कि चुनाव होते हैं। 1990 में पहली बार म्यांमार के अंदर इस डिक्टेटरशिप शासन के बाद पहली बार चुनाव हुए 1990 में। तो पहली बार जब चुनाव हुए तो यहाँ पे एक लेडी हैं आंग सान सू की, आंग सान सू की, आंग सान सू की जो हैं उनका बड़ा योगदान था इस इलेक्शन को करवाने में, ठीक है। उनकी पार्टी जो है, उनकी पार्टी सत्ता में आ जाती है। आंग सान सू की जो पार्टी है उनकी पार्टी जो वो सत्ता में आ जाती है, और उनकी पार्टी का नाम क्या है, नेशनल लीग डेमोक्रेटिक, एनएलडी। एनएलडी नाम है, आईएनएलडी नाम नहीं। कहीं कोई ये सोच ले कि देखो आईएनएलडी कहाँ पहुंच गई, आईएनएलडी नाम नहीं है, एनएलडी है, नेशनल लीग डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये पार्टी थी इनकी।
ठीक है, INLD तो हरियाणा में ही नहीं रही भाई, वहाँ कहाँ जाएगी। तो NLD नाम है इस पार्टी का, जो आंग सान सू की पार्टी है। इसका नाम पूछा जा सकता है, आंग सान सू की जो किस पार्टी से रिलेटेड हैं, तो वो रिलेटेड हैं नेशनल लीग डेमोक्रेटिक से। लेकिन यहाँ समस्या ये आ जाती है कि चुनाव जैसे ही खत्म हुए, आंग सान सू की पार्टी जो बनी, इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है। ठीक है, बात ये थी कि इनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाना था, सॉरी राष्ट्रपति बनाना था। तो इनको राष्ट्रपति बनाने पे जो है वो यहाँ की जो सत्ता है वो राजी नहीं होती, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो आर्मी है। क्यों? क्योंकि आंग सान सू की जो हैं वो, उनकी जो शादी थी वो किसी बाहर के व्यक्ति से हो रही थी, यानी कि म्यांमार का व्यक्ति नहीं था। तो इसीलिए जो है इनको कहा गया कि वही प्रधानमंत्री, वही राष्ट्रपति बन सकता है देश का जिसका जो है वो यहीं पे शादी हुई हो। यानी कि ये कह रहे थे कि इनकी शादी बाहर हो रखी है, तो यहाँ की नागरिक रही ही नहीं, तो इनको नागरिक नहीं मान रहे थे वो, लेकिन वो यहीं पे थे, दोनों यहीं पे रह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसके बाद क्या हुआ कि इनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जुंटा शासन जो जो बना हुआ था उसने क्या है कि इनको सत्ता नहीं सौंपी, और जुंटा शासन ने इनको शासन नहीं दिया। तो आंग सान सू की को जो है वो 20 साल के लिए, आंग सान सू की जो है वो 20 साल के लिए जो है वो कैद कर ली जाती है, उनको हाउस अरेस्ट रखा जाता है। यानी कि उनका जो घर था उनके घर में ही उनको कैद कर लिया गया, उनके घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। जो कुछ जरूरत होती, कुछ भी चाहिए होता, वो घर के अंदर ही, एक ही घर में 20 साल बिताने पड़े उनको। ठीक है, उनके अंदर रखा गया। तो उनको जो है 1990 इसी काम के लिए कि वो बहुत शांति प्रिय तरीके से काम कर रही थी, तो 1991 का उनको पीस नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पीस का नोबेल पुरस्कार यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार 1991 में दिया गया किसको? आंग सान सू की को। ये पुरस्कार जो है 20 साल तक रही वो ले नहीं पाई उस समय पे। उसके बाद जाती है 2012 में ओस्लो में लेने। ठीक है, जब इनको हाउस अरेस्ट से निकाला गया तो 20 साल बाद जो ये ओस्लो जाती हैं और वहां जाकर के अपने पुरस्कार को लेकर आती हैं। 1992 में ही जो भारत सरकार ने भी इनको जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया था। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड, ठीक है, वो दिया था भारत ने इनको। ठीक है, तो आजकल जो है, और अभी देखिए इनके बारे में ये इतनी सारी बातें कि ये डेमोक्रेटिक थी, इलेक्शन करवाना चाहती थी, देश के अंदर तानाशाही शासन को खत्म करना चाहती थी। अब इनके ऊपर जो है बड़े आरोप लग रहे हैं। अभी इनके ऊपर आजकल जो है अभी भी इनकी पार्टी सत्ता में थी उस समय पे 2020 तक जो है इनके ऊपर, इनकी पार्टी सत्ता में रही एक बार फिर से 8 साल लगातार, 8-10 साल तक। लेकिन क्या है कि आंग सान सू की इस समय पे आलोचना हुई, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। क्यों? जो रोहिंग्या मुस्लिम थे उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया वो बहुत ही दयनीय था। म्यांमार की जो सेना है उसके साथ मिल करके 4 से 5 लाख रोहिंग्याओं को मारा गया है। म्यांमार की सेना ने जो है वो 4 से 5 लाख रोहिंग्याओं को मारा है, और आंग सान सू की ने सीधे कहा था कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे नागरिक नहीं, यहाँ से निकले। यानी कि एक लेडी जिसने किताब लिखी फ्रीडम फ्रॉम फियर, फियर फ्रॉम फ्रीडम, ठीक, शायद फ्रीडम फ्रॉम फियर ऐसा नाम है उनका, फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है, डर से आज़ादी। और उन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया और डेमोक्रेसी लेके आने की बात की। तो वो खुद इतनी मतलब कि क्रूर हो गई हैं कि उन्होंने जो है एक पूरे समुदाय को खत्म करने की ठान रखी, और वो रोक नहीं रही हैं। ठीक है, और मना कर रही हैं कि रोहिंग्या को यहाँ नहीं रहना है, कह रही कि ये हमारे देश के नहीं। तो 4 से 5 लाख जो रोहिंग्या हैं उन लोगों को मारा गया है। कई रिपोर्ट ये आती है कि कई जगह पे आर्मी ने बहुत बुरे तरीके से गोलियां चलाई हैं, पूरे के पूरे समुदाय को खत्म, पूरे पूरे गांव खत्म किए हैं इन्होंने। ठीक है, और गांव खत्म किए तो उसके साथ में कई बार क्या हुआ कि तलवारों से भी मारा गया है, तलवारों से काटा गया है लोगों को। तो इस तरीके की बातें जब सुनी गई दुनिया के अंदर, ठीक है, तो ये जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं ये भाग भाग के दूसरे देशों में चले गए। अब जब ये बात उठी तो ह्यूमन राइट ने तो बात उठानी थी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लोगों ने। तो उस समय पे जो है वो कहा गया, भारत के अंदर भी आवाज उठी कि इससे जो हो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार जो वापस ले लिया जाए। ठीक है, नोबेल जो देते हैं
उन लोगों ने भी ये डिमांड उठी, दुनिया के अंदर डिमांड उठी कि इनसे नोबेल पुरस्कार वापस ले लिया जाए। जिस भी देश ने इनको पुरस्कार दे रखा था, हर जगह डिमांड उठी कि इनसे ये पुरस्कार वापस लिए जाए, ठीक है, वापस छीनना चाहिए इनसे, इनको देने, ये इसकी हकदार नहीं है, ये बात हुई। तो जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो म्यांमार के खाइन प्रांत में रहते हैं, म्यांमार का खाइन प्रांत है, ठीक है, वहाँ पे ये रहते हैं। तो अब जो है 2020 में जो इनकी सरकार थी, 2020 में इनकी सरकार को, इनकी पार्टी को एक बार फिर से शासन से हटा दिया गया है, और म्यांमार में एक बार फिर से वही बात, जुंटा शासन फिर से लागू हो गया। तो ये जुंटा शासन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है जुंटा शासन का मतलब क्या है। तो जुंटा शासन का जो मतलब हो ये यहाँ पे लिखा हो, इसका मतलब है कि सेना का एक ग्रुप जिसके द्वारा शासन किया जाएगा, सेना का एक ग्रुप होगा जो यहाँ पे शासन करता है, उसके बारे में आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है म्यांमार, म्यांमार भारत के लिए क्यों जरूरी है। पहली चीज तो ये कि इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, दक्षिण एशिया के अंदर, ठीक है, दक्षिण एशिया में आ गई है। दूसरी चीज, दक्षिण पूर्व एशिया का देश बन गया ये। अब इस चीज से क्या बनती है कि दक्षिण एशिया का एक संगठन है सार्क, दक्षिण एशिया का सार्क संगठन, उसका सदस्य कौन है, भारत। दूसरा एक संगठन है दक्षिण पूर्व एशिया का, आसियान, इसका सदस्य कौन है, म्यांमार। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत और म्यांमार अगर जुड़ जाएं तो इसका मतलब है कि सार्क और आसियान जुड़ गए। समझ गए मेरी बात को, ठीक है, यानी कि सार्क और आसियान को जोड़ने का काम जो वो म्यांमार कर सकता है, ठीक है, अगर भारत के रिलेशन उसके साथ अच्छे हो जाएं तो। यानी कि ये दोनों के बीच में जो सेतु का काम करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा सार्क और आसियान के बीच में रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है। एक तीसरा संगठन है बिमस्टेक, बिमस्टेक भी जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी मजबूत करने के लिए जो है हमारे रिलेशन इसके साथ अच्छे होने चाहिए, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि बिमस्टेक जो हो बंगाल की खाड़ी का संगठन है, बंगाल की खाड़ी देशों का है, और ये भी जो है ये बंगाल की खाड़ी के अंदर आता है म्यांमार, तो इसको भी साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ए और कर लेना, ठीक है। आसियान जो है, आसियान का द्वार माना जाता है इसको, ठीक है, यानी कि आसियान का द्वार, यानी कि जहाँ से गेट खुलता है, कि जैसे हम यहाँ पे ये बातचीत कर रहे हैं ना, कि ये जो है इंडिया ये इधर जो बनता है और इधर जो है ये म्यांमार जो है ये बन करके आता है, ठीक है। तो ये जो म्यांमार जो बनता है यहाँ पे, तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, तो इस म्यांमार को जोड़ने के लिए यहाँ पे ये आसियान में जाने के लिए म्यांमार के साथ हमें अच्छे रिलेशन होने जरूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आसियान का गेट कहा जाता है, कि यहाँ से अगर यहाँ घुसना है, आसियान में घुसना है, तो इसको खोलना पड़ेगा, यानी कि म्यांमार के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो ये भारत के लिए जो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये जो 4 स्टेट लगते हैं, इन चारों स्टेट की डेवलपमेंट के लिए इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जल्दी सामान आएगा, यहाँ से जल्दी डेवलपमेंट की जा सकती है। यहाँ पे जो नागालैंड के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, नागा ग्रुप है, कोई अलग ग्रुप है, वो जो टेररिस्ट ग्रुप और जो अलगाववादी ग्रुप है, यानी कि वो ग्रुप जो भारत से इसको तोड़ना चाहते हैं इस एरिया को, ठीक है, नागालैंड की अलग बनाने की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो ग्रुप हैं, मिजोरम, मणिपुर और ये जो देश हैं, ये जो स्टेट हैं इंडिया के, इनके अंदर अलगाववादी मूवमेंट बहुत रहता है। तो इस अलगाववादी मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए म्यांमार का सहयोग चाहिए, क्योंकि यहाँ से अलगाववादी करते क्या हैं, यहाँ से इधर चले जाएंगे, यहाँ पे जाके शरण ले लेते हैं। तो इंडिया को यही काम करना है कि इंडिया क्या करेगा कि इनके साथ रिलेशन अच्छे बना ले। अगर इंडिया के रिलेशन अच्छे हो गए तो इंडिया जो है वो इनके साथ में यहाँ पे जो है वो अपने आप को डेवलप कर पाएगा, ठीक है, अपने आप का जो है वो डेवलपमेंट ये खुद जो है कर सकता है। फिर यहाँ पे ये अपने जो स्टेट है, इन स्टेट्स की डेवलपमेंट वो कर सकता है, और ये अलगाववादी मूवमेंट जो है, आतंकवादी जो संगठन है, इनको खत्म कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यांमार जरूरी बन जाता है। फिर सितवे कालाधन मल्टी प्रोजेक्ट, इसमें जो है वो भारत सहयोग कर रहा है, इसको बनाने में जो है वो भारत सहयोग कर रहा है। तो कहाँ पे ये, म्यांमार के अंदर सितवे कालाधन मल्टी प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया भी है शायद एक बार, पिछली बार में आया है ये पेपर में। फिर जैसे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये पेपर में आया भाई, ये 100% पेपर में आया है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग बन रहा है,
ठीक है, यानी कि ये इंडिया है, ये म्यांमार है और ये थाईलैंड है इधर। तो यहाँ पे इन तीनों देशों के बीच में यहाँ से पूरा का पूरा जो है वो एक रोड बन रहा है। ठीक है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड जो है इनके बीच में एक त्रिपक्षीय राजमार्ग बन रहा है, इन तीनों देशों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। फिर इन दोनों के बीच में जो है इम्बैक्स नाम से जो है एक युद्धाभ्यास होता है। इम्बैक्स मतलब इंडिया म्यांमार बाइलेटरल एक्सरसाइज, इंडिया म्यांमार बाइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है दोनों देशों के बीच में, इंडिया म्यांमार बाइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे ये युद्धाभ्यास करते हैं ये दोनों मिलकर के। साउथ चाइना सी में भी होता है या बंगाल की खाड़ी में भी होता है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, फिर जैसे संबंधों को और ज्यादा बेहतर करना हो तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को बेहतर संबंध करने के लिए जो कुछ चीजों पे ध्यान देना है। पहली चीज ये कि बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म जो है म्यांमार के अंदर है ही, म्यांमार के अंदर जो बुद्धिस्ट कंट्री है वो पूरा पूरा बौद्ध रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उन बौद्धों के कारण जो है बौद्ध के जो जितने भी भारत के अंदर जितने जो स्तूप हैं उनका निर्माण हो रहा है। बौद्ध जो जितने स्तूप बने हुए हैं वो सारे के सारे कौन बना रहा है भारत में? अब दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है उनको? उनको कर रहा है जापान। भारत में कौन कर रहा है? जापान। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो बुद्धिज्म जो है उसके कारण भारत यहाँ पे जुड़ जाता है, क्योंकि बुद्धिज्म का ड्रीवन जो भारत से होता है, भारत से निकल करके आते हैं। फिर दूसरी चीज है यहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ है, आप इसको बिजनेस कर लें, बिजनेस को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, यानी कि दोनों के बीच में जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में जो कुल मिलाकर के जो है जो द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 1.7 बिलियन डॉलर का है, इन दोनों देशों के बीच में 1.7 बिलियन डॉलर का। फिर जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड यानी कि बॉलीवुड की फिल्में जो है वो म्यांमार में बहुत चलती हैं, बहुत पसंद की जाती हैं। ठीक है, तो बॉलीवुड के भारत के जो जैसे शाहरुख खान है बहुत पॉपुलर है म्यांमार के अंदर, जैसे आमिर खान है, आमिर खान बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, जैसे रणवीर सिंह, रणबीर कपूर ये बहुत पॉपुलर है, अमिताभ बच्चन ये बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, तो इनको बहुत पसंद किया जाता है। तो बॉलीवुड को इनके साथ जोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, बेहतर करने के रास्ते ही हैं, बुद्धिज्म को, बिजनेस को, बॉलीवुड को मजबूत करना। फिर भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो वो भारत का एक वो है मतलब क्लासिकल डांस है इंडिया के अंदर। तो भरतनाट्यम जो है वो म्यांमार के अंदर बहुत प्रसिद्ध है, भरतनाट्यम करते हैं वहाँ के लोग, उसको सीखने भारत में आते हैं। फिर जैसे है ये है बारमेटिक वुड। ठीक है, बर्मेटिक वुड बोलते हैं इसको, बर्मेटिक वुड। बर्मेटिक वुड जो है वो म्यांमार के अंदर मिलती है, ये किसी काम के लिए बनाई जाती है, इसका जरूरत पड़ती है, कहाँ पे पड़ती है ये मुझे भी नहीं इतना पता है, लेकिन बर्मेटिक वुड जो है ये एक जो है रिलेशन बनाने में काम आ सकती है ये हमारे। ठीक है, तो इसको देख लेंगे बाद में, अगर मौका मिला तो बताएंगे इसके बारे में। इन्हीं को जो है ये 5 जो चीज़ें हैं इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5B कहा है कि ये 5B हैं, बुद्धिज्म, बिजनेस, बॉलीवुड, भरतनाट्यम, बर्मेटिक वुड, ये 5B का नाम दिया है किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने। तो 5B के फुल फॉर्म आ सकते हैं। 5B जो भारत किसके साथ शेयर करता है? तो वो करता है म्यांमार के साथ। यहाँ पे द्विपक्षीय व्यापार जो है भारत का और म्यांमार का जो 1.7 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, तो हाल ही में जो भारत ने जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट सहायता के रूप में जो है इनको 2 बिलियन डॉलर दिए हैं। भारत ने जो है 2 बिलियन डॉलर भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में जो है वो एड दी है। एड होती है AID वाली एड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एड दी है भारत ने इनको, और उस एड का फायदा ये है कि भारत इनके साथ में जो है वो रिलेशन अच्छे कायम करेगा। ठीक है, उससे क्या है कि ये भारत के साथ जुड़ेगा, कि हमको फायदा हो रहा है इंडिया के साथ जुड़ने में। फिर ये चाइना से थोड़ा हटेगा, लेकिन चाइना के साथ इनका व्यापार कितना है? 17 बिलियन डॉलर। म्यांमार के साथ भारत का तो 1.7, यहाँ पे बिंदी लग जाती है भारत वाले में तो, और चाइना का कितना है? 17 बिलियन डॉलर। तो इसको भारत को कंट्रोल करना है, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी जो देश हैं जितने भी हैं, यहाँ पे एक योजना और चलती है, भारत गंगा मैकोंग परियोजना। ये भी म्यांमार के साथ चलती है हमारी, यानी कि जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ भारत की है भारत गंगा मैकोंग परियोजना। ठीक है, गंगा मैकोंग परियोजना बोलते हैं। ठीक है, ये योजना जो ये भी भारत चला रहा है। ठीक है, तो ये जो बाइलेटरल रिलेशन थे भारत के और म्यांमार के, ये वो थे। इनको अभी इनका इतना ही ब्रीफ होगा। ठीक है, अब हम जो है किसी दूसरे देश पे चलते हैं, दूसरे देश को देखते हैं कौन सा है वो।